जय हिंद प्यारे दोस्तों। वेलकम टू एजुकेयर। आज हम पढ़ेंगे 2 जुलाई की करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन। टोटल 25 न्यूज़ को कवर किया गया। सारी न्यूज़ सुपर इंपॉर्टेंट है। ये आपके मेनली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। खास तौर पर अगर आप आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से करंट अफेयर्स के लिए जुट जाइए। इसके लिए एजुकेयर आपके लिए बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म है जहां आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स मोर देन 4 सोर्सेज का। जितने भी मोस्ट पॉपुलर करंट अफेयर्स के सोर्सेज है सभी का कंपाइलेशन एक जगह एजुकेयर में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए डेली मंथली वीकली किसी भी प्रकार की तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग NTIFSC लॉन्चेज ए रिपोर्ट ऑन फ्यूचर पेनेट्रेशन ऑफ ई टू व्हीलर इन इंडियन मार्केट। देखिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है फ्यूचर पेनेट्रेशन ऑफ यानी इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर इन इंडियन मार्केट। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया नीति आयोग के द्वारा, लेकिन नीति आयोग ने अकेले ने इसे लॉन्च नहीं किया है। इस नीति आयोग ने लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल TIFSC के साथ मिलकर। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है ये दोनों ने मिलकर लॉन्च की है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए एक ऑप्शन दिया जाए नीति आयोग तो आपका आंसर नीति आयोग रहेगा। इस फ्यूचर पेनेट्रेशन ऑफ टू व्हीलर यानी इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर मार्केट का इसका रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडिया में अगर सब कुछ सही चलता रहा, सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक रहा तो आने वाले 2026-2027 यानी मार्च 2027 तक हम 100% टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक्स चला रहे होंगे। यानी पूरा कंप्लीट मार्केट टू व्हीलर का इलेक्ट्रिक रहेगा अगर सब कुछ सही चलता रहा इन द एंड ऑफ द ईयर मार्च 2027। ये कहना है इस रिपोर्ट का। तो याद रखिए ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, ये नीति आयोग ने रिलीज़ की है और किसके साथ मिलकर, TIFSC के साथ मिलकर। अगली न्यूज़ है मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम इज़ इन न्यूज़। ये स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन द ईयर 2012 है। 2012 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका मेन उद्देश्य था कि जो इन्वेस्टमेंट है इन द सेक्टर ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। किस फील्ड में? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। जो कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है उन लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी इस स्कीम के तहत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड की है। अलग अलग कैटेगरीज सिंपल 2 कैटेगरीज है, एक तो 20%, एक 25%। 20% में क्या है, अगर कोई कैपिटल सब्सिडी लेकर आता है यानी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट का 20% गवर्नमेंट बर्न करेगी एज ए सब्सिडी। किस एरिया में? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर इन्वेस्टमेंट ला रही है कोई कंपनी तो उसका 20% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्न करेगी। किस सेक्टर में? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में। अगर वह नॉन सेज में है, नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसमें 25% सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2 चीज़ें याद रखिए और इसमें खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ये स्कीम हालांकि 31 दिसंबर 2018 में क्लोज हो चुकी थी, लेकिन 2018 तक एप्लीकेशन जितनी भी रही थी उन एप्लीकेशंस को अभी भी अप्रूवल मिल रहा है। तो ये अभी भी रनिंग में है, इनकी एप्लीकेशन रनिंग में है, लेकिन आप अब अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एंड हो चुकी है। अगली न्यूज़ है एनहेंसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम इज इन न्यूज़। अलग एक और न्यूज़ है, एक और स्कीम है जो न्यूज़ में थी, एनहेंसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम। याद रखिए स्कीम 2014 में लॉन्च की गई थी और इस स्कीम का पर्पस था कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए इंडिया में, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। जिस अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ानी है या फिर बढ़ी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। सिंपल आप इतना याद रखिए ये स्कीम 2014 में लॉन्च की गई थी और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है केरला हैज़ अनाउंस कंडक्टिंग माइग्रेशन सर्वे 2022-2023। देखिए केरला गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि जो वर्कर्स माइग्रेंट हो रहे हैं उनका एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ केरला जब कुछ इनिशिएटिव लेकर आए, कुछ वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए लोगों के लिए, तो माइग्रेट होने वाले वर्कर उन स्कीम से वंचित ना रहे, उन लोगों को भी उस स्कीम उस वेलफेयर का लाभ मिल सके। इसलिए एक प्रॉपर डेटा बनाया जाए। हो सकता है कोई स्कीम सिर्फ और सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ही लॉन्च की जाए। तो
इस चीज़ को प्रॉपर, इन स्कीम्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए माइग्रेट हो रहे वर्कर्स का प्रॉपर डेटा होना आवश्यक है। बस इसी के लिए ये माइग्रेशन सर्वे 2022-2023 लॉन्च किया जा रहा है केरला के द्वारा। तो याद रखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मलयाली एक्सपर्टिएट्स है, मलयाली एक्सपर्टिएट्स यानी जो माइग्रेट वर्कर्स है, उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आप याद रखिए किस राज्य ने अनाउंस किया माइग्रेशन सर्वे 2022-2023, तो आंसर होगा केरला ने। अगली न्यूज़ है, महाराष्ट्र रिनेम्स 2 सिटीज़ औरंगाबाद एंड ओस्मानाबाद। 2 सिटीज़ का नाम चेंज कर दिया। अच्छा, औरंगाबाद का क्या किया गया है? औरंगाबाद को बदल कर दिया गया है संभाजी नगर, संभाजी नगर इसे कर दिया गया है। और जो ओस्मानाबाद है उसका नाम चेंज करके कर दिया है धाराशिव, धाराशिव ये तो कर दिया है ओस्मानाबाद को, और संभाजी नगर कर दिया गया है औरंगाबाद को। साथ में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यह भी अनाउंस किया है कि जो नवी मुंबई है, इसका रिनेम तो नहीं किया गया है लेकिन इसका प्रपोजल किया गया है, इसके आने वाले टाइम में अप्रूव किया जाएगा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिनकर बालू पाटिल के नाम से चेंज कर दिया जाएगा। तो यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा भी जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में था। नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा दिनकर बालू पाटिल के नाम से। बाकी ये 2 चीज़ तो आपको याद रखनी है, औरंगाबाद क्या है, ओस्मानाबाद क्या है, संभाजी नगर और धाराशिव। अगली न्यूज़ है, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड एक्सिस बैंक कोलैबोरेट्स टू डिजिटलाइज द कैश कलेक्शन। देखिए, जो एक्सिस बैंक है ये लोन्स देता है, रूरल एरिया में भी लोन देता है और कई सभी एरियाज़ में लोन दिया जाता है। तो लोन्स का पैसा या और किसी भी प्रकार का कलेक्शन करता है एक्सिस बैंक, तो वो कई बार क्या होता है कैश में कलेक्ट करना पड़ता है डिजिटल अवेयरनेस की कमी होने के कारण। तो बस इसी डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक आगे आया है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक का कहना है कि एक्सिस बैंक के जितने भी कैश में पेमेंट करने वाले कस्टमर्स हैं उनको हम डिजिटल की ओर लेके जाएंगे, उन्हें अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि कैसे आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल इस चीज़ के लिए एमओयू साइन किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा एक्सिस बैंक के साथ कि जितना भी कैश पेमेंट है उनको डिजिटल की ओर लेकर आना, ताकि डिजिटल पेमेंट से क्या होगा कि जो प्रोसेस है पेमेंट की वह एक तो उसको मोमेंटम मिलेगा, स्पीड अप होगा, तो काफ़ी कुछ बेनिफिट्स होगा, काफ़ी कुछ कॉस्ट बचेगी। इसी वजह से ये एमओयू साइन किया गया है। इसमें कलेक्शन सिस्टम मेनली टायर 3 सिटीज़ में और सेमी अर्बन रीजन्स के लिए एमओयू साइन हुआ। इन 2 प्रकार के एरियाज़ में ये काम किया जाएगा। याद रखिए दोनों का एमओयू। अगली न्यूज़ है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड इंस्टा COI प्लस टू डिलीवर सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए सिंपल, इसमें कुछ खास याद रखना नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि मैक्स लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी है इसने इंस्टा COI प्लस लॉन्च किया है। COI का मतलब होता है कन्फर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस, यानी अगर आपने कोई पॉलिसी ली है तो उसका इन कन्फर्मेशन कहाँ पर मिलेगा आपको, इस इंस्टा COI प्लस चैटबॉट पर। ये एक चैटबॉट है जो आपको व्हाट्सएप पर देखने को मिलेगा और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इनका देखने को मिलेगा। इंस्टा COI प्लस जो भी जिसमें भी अवेलेबल होगा वहाँ पर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का कन्फर्मेशन देख सकते हैं और कुछ भी इसमें प्लान्स है वो सब कुछ देख सकते हैं। ये मेनली मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान जितने भी है मैक्स लाइफ के, ये जितने भी मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड डिजिटल रिटर्न डिजिटल प्लान्स है उसमें ये इंस्टा COI प्लस काम करेगा। तो आप तो सिर्फ सिंपल इतना याद रखिए कि इंस्टा COI प्लस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $1 बिलियन लोन्स टू सपोर्ट इंडियाज़ हेल्थ केयर। इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ाने के लिए रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का लोन दिया है। रिसेंटली आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी लोन्स दिए हैं, उनमें से एक और लोन है हेल्थ सेक्टर में $1 बिलियन का। सिंपल आप याद रखिए $1 बिलियन। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि $1 बिलियन किस स्कीम के लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इन शॉर्ट PMABHIM। इस स्कीम के लिए लोन दिया गया है। इस स्कीम के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए लोन दिया गया है। इवन ये स्कीम लॉन्च की गई थी इन अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है ये तो पूरे नेशन पूरे भारत में इम्प्लीमेंट है। लेकिन ये जो लोन दिया गया $1 बिलियन का, ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है 7 स्टेट्स के लिए, ताकि इन 7 स्टेट्स का जो हेल्थ सेक्टर है उसे इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि वीक हेल्थ सेक्टर है इन स्टेट्स का, जिनमें से हैं आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। मेरी रिकमेंडेशन में आपको ये 7 स्टेट्स के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल याद रखिए नंबर 7 स्टेट्स है, बाकी आप कुछ याद रखना जरूरी नहीं है।
बाकी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक की किस बॉडी ने $1 बिलियन का लोन दिया है, तो आप याद रखिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD ने ये लोन अप्रूव किया है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आपको पता हो तो 5 सब्सिडरीज आती है और पांचों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में इवन वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। अगली न्यूज है ICICI बैंक सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, आई सिक्योरिटीज लॉन्चेज ICICI डायरेक्ट आई लर्न टू लर्न अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। सिक्योरिटीज़ मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, इन चीज़ों का आपने नाम काफ़ी सुना होगा। बस इसी के बारे में ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, उनके बारे में अच्छी जानकारी लेनी है, अच्छे एक्सपर्ट से आपको राय लेनी है, तो आप ICICI डायरेक्ट आई लर्न से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं इस चीज़ से लर्न करके। तो ये है इस ऐप का मेन उद्देश्य, क्योंकि ICICI सिक्योरिटीज़ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये लॉन्च किया गया ताकि लोगों को जो इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते या कम जानते हैं, उन लोगों को एक एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इसी के रिगार्डिंग लॉन्च किया गया ICICI डायरेक्ट आई लर्न प्लेटफॉर्म। इवन ICICI बैंक आने वाले टाइम में आई कम्युनिटी भी लॉन्च करेगा, जिससे डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं फेलो इन्वेस्टर्स के साथ। तो जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, उनसे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं इस आई कम्युनिटी की वजह से। तो ये आने वाले टाइम में ICICI बैंक लॉन्च करेगा। अभी तक इसे लॉन्च किया नहीं गया है। अभी हाल में सिर्फ ये लॉन्च किया गया ICICI डायरेक्ट आई लर्न। आप ये राय देखिए। अगली न्यूज़ है टू रिकॉप पेमेंट फॉर GST ड्यूज कंपनसेशन सेज लेविड टिल मार्च 2026। देखिए GST जब इम्प्लीमेंट किया गया तब इसके इम्प्लीमेंटेशन में जितना भी खर्चा आया था उसको कौन बंद करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं करेगी, ये बंद करना पड़ेगा लोगों को ही। और इसी के लिए उस कंपनसेशन को, जो GST के इम्प्लीमेंटेशन में खर्चा आया था, उसको कंपनसेट करने के लिए GST सेज लगाया जाता है, यानी GST ड्यूज कंपनसेशन सेज लगाया जाता है, ताकि उस अमाउंट को रिकवर किया जा सके। उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए अभी 2022 तक की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन अब इसे 4 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि GST का वो ड्यूज कंप्लीट हुआ नहीं है। तो इसलिए इसे 2026 तक और बढ़ा दिया गया है। आप सिंपल याद रखिए कि GST कंपनसेशन सेज अब किस ईयर के लिए बढ़ा दिया है, तो आंसर बनेगा मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी आने वाले अगले 4 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे हैंडल करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसे बढ़ाए भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है। आपको पता है GST काउंसिल की जो मीटिंग है, GST की मीटिंग, वह कहाँ पर होगी? ये वहाँ होगी कहाँ पर? शिमला में। सॉरी, ये चंडीगढ़ में आयोजित होगी, चंडीगढ़ में। शिमला में नहीं होगी, चंडीगढ़ में। अगली न्यूज है DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड अभ्यास ए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इन शॉर्ट हीट। तो अभ्यास एक मिसाइल है DRDO की, और इसे रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया है। और ये मिसाइल किन के लिए, किस फोर्स के लिए है? तो ये तीनों फोर्सेस के लिए है, यानी इंडियन आर्म फोर्स के लिए है। इंडियन आर्म फोर्स में नेवी आ जाता है, आर्मी आ जाता है, और जो एयरफोर्स है वो भी आ जाता है। तो याद रखिए ABHYAS अभ्यास रिसेंटली DRDO के द्वारा टेस्ट फायर किया गया। इसे टेस्ट फायर किया गया था ITR यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ से, जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा में स्थित है। चांदीपुर से इसे टेस्ट फायर किया गया, जो कि ओडिशा में स्थित है। अभ्यास का संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर प्रैक्टिस और प्रिपरेटरी एक्सरसाइज। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अभ्यास किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया? DRDO के द्वारा। कहाँ किया गया? चांदीपुर में। और इसे बनाया किसने? इसने DRDO की एक संस्था है जिसका नाम है ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसके फुल फॉर्म है, और ADE इन शॉर्ट, जो कि इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसी ने इस अभ्यास को बनाया है। अगली न्यूज है यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 टुक प्लेस एट लिस्बन में रिसेंटली होस्ट हुआ UN ओशियन कॉन्फ्रेंस। और UN ओशियन कॉन्फ्रेंस का सिंपल मतलब यही है कि ओशियंस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ओशियंस काफ़ी पोल्यूटेड हो चुके हैं और आने वाले टाइम में काफ़ी सीरियस इशू है ओशियंस को लेकर। इसी के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम ओशियन से रिलेटेड मीटिंग्स होती रहती है। अभी रिसेंटली UN के द्वारा होस्ट की गई है ओशियन कॉन्फ्रेंस, और इसका जो हेल्ड हुई वह जगह है लिस्बन। ये लिस्बन में होस्ट हुई, यानी होस्ट
जो करने वाला जो देश था पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, इसी के द्वारा इसे होस्ट किया गया। अगली न्यूज है, यूएस एंड इट्स अलाइज हैव लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक, ब्लू पैसिफिक का मतलब होता है, ब्लू पैसिफिक यानी जो पैसिफिक ओशियंस की जो कंट्रीज़ है उनका एक ग्रुप है। और उन कंट्रीज़ में किन किन कंट्रीज़ का ग्रुप है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम। ये जो टोटल 5 कंट्रीज़ है, इस 5 कंट्रीज़ का ये एक नया ग्रुप है। सिर्फ आप ये याद रखिए, इन 5 कंट्रीज़ का ये एक नया ग्रुप है जिसका नाम रखा गया है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, इन शॉर्ट PBP। ये एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म है जिसका मेन उद्देश्य है टू सपोर्ट पैसिफिक आइलैंड्स, जो पैसिफिक आइलैंड है उसको सपोर्ट करना, टू बूस्ट डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज इन द रीजन। इस रीजन में जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक रीजन है, इसमें जितने भी कंट्रीज आती है उनके बीच में एक अच्छा इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं। इसी के लिए पार्टनर्स इन द ब्लू स्काई, ब्लू पैसिफिक एक इनिशिएटिव बनाया गया है जिसमें 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। बनाया किसने? यूएस ने। अगली न्यूज़ है, रिम ऑफ द पैसिफिक, इन शॉर्ट रिम PAC 2022 हैज़ कमेंस्ड इन हवाई विथ 21 पार्टनर नेशन शिप्स। रिसेंटली देख, हवाई कहाँ पर है? हवाई यूएसए का एक पार्ट है और हवाई में ही रिसेंटली रिम ऑफ पैसिफिक 2022 एक समिट होस्ट हुई। इसमें 21 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेशन लिया, यानी 21 कंट्रीज़ की शिप्स ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। तो याद रखिए, रिम ऑफ पैसिफिक होस्ट कहाँ हुई, कहाँ आयोजित हुई? तो ये हवाई जो जगह है यूएसए में, यहाँ पर हुई। और ये नेवी की एक तरह कह सकते हैं, एक एक्सरसाइज कह सकते हैं या फिर मीटिंग कह सकते हैं, समिट कह सकते हैं। मीटिंग तो नहीं कहेंगे, ये एक्सरसाइज कह सकते हैं या फिर समिट कह सकते हैं। इसका 28 से ये एडिशन था। ये हर 2 साल में होस्ट होती है, हर सेकेंड ईयर में ये होस्ट होती है, यानी बाई एनियल है। और 2022 का रिसेंटली कहाँ हेल्ड हुआ? हवाई में ये हेल्ड हुआ। इसकी थीम याद रखिए, थीम थी कैपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स। कैपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स इस साल की रिम पैक 2022 की थीम थी। इंडिया की तरफ से जिस शिप ने पार्टिसिपेशन लिया था उसका नाम है INS सतपुरा। INS सतपुरा प्लस P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पेट्रोल यानी पेट्रोलिंग करने वाली एयरक्राफ्ट है। और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और INS सतपुरा, इन 2 चीज़ों ने दो शिप्स और एयरक्राफ्ट ने दोनों ने पार्टिसिपेशन लिया था इंडिया की तरफ से। अगली न्यूज है, ASK प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022। ASK प्राइवेट वेल्थ हुनर इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022, ये रिसेंटली इंडेक्स रिलीज़ किया गया। प्रश्न पहला ये है कि इसे रिलीज़ किसने किया है? तो हुरून नाम आ रहा है, तो याद रखिए हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे रिलीज़ किया है। और इस लिस्ट का क्या कहना है? इस लिस्ट का कहना है कि इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिलेगा यूएसए में, उसके बाद आपको चाइना में, फिर उसके बाद देखने को मिलेगा आपको इंडिया में। इंडिया में 3rd सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें इंडिया ने 122 यूनिकॉर्न अगले 2 साल, अगले जो 2 साल हैं, 2 से 4 साल, उसमें 122 यूनिकॉर्न नए बनने की, यानी इस रिपोर्ट का अनुमान लगाया है कि इंडिया 2000 यानी आने वाले 2 साल 4 साल में 122 नए यूनिकॉर्न्स लेकर आएगा इंडिया। और 2021 में इंडिया ने 44 नए स्टार्टअप्स यानी नए यूनिकॉर्न्स ऐड किए। नए यूनिकॉर्न्स कितने ऐड हुए 2021 में? 44 यूनिकॉर्न्स। तो याद रखिए, चाइना, यूएसए और चाइना के बाद इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और इंडिया ने 20 नए यूनिकॉर्न दिए हैं। उन सिर्फ 20 न्यू यूनिकॉर्न्स जो 2022 के फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें सिर्फ वैल्यूएशन अगर बात करें तो 26 बिलियन की वैल्यूएशन है इन 20 यूनिकॉर्न्स की, जो इंडिया ने यानी फर्स्ट हाफ 2020 यानी जून 2022 तक इतने यूनिकॉर्न्स दे दिए हैं। 20 यूनिकॉर्न्स 2022 के हाफ तक 20 यूनिकॉर्न्स दिए इंडिया ने, और इस 20 यूनिकॉर्न्स की वैल्यूएशन है 26 बिलियन। आपको पता है यूनिकॉर्न्स की वैल्यूएशन क्या होती है? यूनिकॉर्न वह होता है जिसकी $1 बिलियन वैल्यूएशन होती है। और उसके बाद आता है गेजल्स की वैल्यूएशन, अगर किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन 500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन के बीच है तो उसे गेजल्स बोला जाएगा। और चीता उसे बोला जाएगा जो आने वाले 4 सालों में उसे बनने की उम्मीद है कि आने वाले 4 सालों में वह एक यूनिकॉर्न बन जाएगा। उस स्टार्टअप को बोला जाएगा चीता, जो आने वाले 4 सालों में उसकी उम्मीद है कि यूनिकॉर्न बन जाएगा।
तो इन तीनों की कैटेगरीज आप याद रखिए। और इस इंडेक्स के अनुसार बेंगलुरु सिटी टॉप पर है, जिसमें बेंगलुरु में 33 यूनिकॉर्न्स है। बेंगलुरु शहर में टोटल 33 यूनिकॉर्न्स है। इस मामले में अगर बात करें कि इंडिया की किस सिटी में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है, तो इस मामले में बेंगलुरु टॉप पर रहेगा। फिर उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मुंबई, दिल्ली एंड देन मुंबई। अगली न्यूज है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज़ की गई रिपोर्ट है, और रिपोर्ट का क्या नाम है? एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, इसका सिंपल मतलब है कि कौन सा वह शहर है एशिया पैसिफिक में जो यानी अर्बनाइजेशन प्रेशर से मुक्त है, कार्बन एमिशन नहीं है, क्लाइमेट रिस्क कम है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अच्छे हैं। तो इन कैटेगरीज़ के मामले में 36 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया। और इसमें किसने टॉप किया? इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने, फॉलोड बाय सिडनी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड वेलिंगटन ऑफ न्यूजीलैंड। तो इन 3 शहरों ने टॉप किया है। और इंडिया की क्या रैंक रही है? तो इंडिया में तो टॉप किया है बेंगलुरु में, बेंगलुरु ने इसे टॉप किया है, जो कि कर्नाटका का है। और अगर ओवरऑल पूरी लिस्ट में बात करें तो बेंगलुरु ने टॉप किया है 14th, यानी नंबर आता है 14 पूरे एशिया पैसिफिक में 14th। और अगर इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु टॉप पर है, उसके बाद दिल्ली, फिर उसके बाद हैदराबाद, फिर मुंबई 17, 18 एंड 20 इन द एशिया पैसिफिक। और इनका एक कैटेगरी और दिया गया है कि गोल्ड, बेंगलुरु को तो गोल्ड दिया गया है, और दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई को सिल्वर कैटेगरी दी गई है। यानी जो टॉप 15 सिटीज़ है उन्हें गोल्ड दिया गया है, और 15 के बाद जितनी भी आती है उन्हें सिल्वर कैटेगरी दी गई है। तो 15 के अंदर आता है बेंगलुरु। और टॉप 20 में तीनों शहर आते हैं इंडिया के, बेंगलुरु, चारों आते हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई, 4 शहर आते हैं टॉप 20 में। याद रखिए एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें टॉप सिंगापुर ने किया है और बेंगलुरु ने इंडिया की तरफ से टॉप किया है 14th इन द ओवरऑल लिस्ट। अगली न्यूज़ है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ये भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के रिगार्डिंग रिपोर्ट रिलीज़ की गई। लेकिन ये रिपोर्ट इस बार इसमें रिलीज़ की गई स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि बेंगलुरु जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में इंडिया का सबसे मजबूत इकोसिस्टम है। और उस रिपोर्ट का भी यही कहना जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। और पिछली स्लाइड में किसने बताया ये रिपोर्ट? ये बताया हुरून रिसर्च ने। हुरून के हिसाब से भी बेंगलुरु टॉप पर है, और स्टार्टअप ब्लिंक की रिपोर्ट के अनुसार भी बेंगलुरु टॉप पर है। लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है कि बेंगलुरु पूरी दुनिया में अगर बात करें तो 8वां सबसे स्ट्रॉन्ग सिटी है इकोसिस्टम के मामले में, टॉप 10 में आता है। 8th स्ट्रॉन्गेस्ट है बेंगलुरु। और बेंगलुरु ना केवल इंडिया का बल्कि साउथ एशिया में भी टॉप पर है। साउथ एशिया में, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा, मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। साउथ एशिया में बेंगलुरु ने टॉप किया है। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो सिटीज़ की बात होगी। इंडिया की बात करें तो एशिया पैसिफिक में इंडिया 4th नंबर पर आता है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बाद। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बाद 4थे नंबर पर आता है इंडिया। और अगर पूरी दुनिया की बात करें ग्लोबली तो इंडिया की रैंक आती है 19th, जिसमें टॉप पर है यूएस, फिर उसके बाद इजराइल, फिर उसके बाद मैनी कंट्रीज़, और इंडिया की रैंक आती है 19th। लेकिन सिटीज़ में बात करें तो इंडिया में तो बेंगलुरु ने टॉप किया, लेकिन पूरे दुनिया में किस सिटी ने टॉप किया है? तो सैन फ्रांसिस्को बे ने इसे टॉप किया, जो कि यूएस का एक शहर है। उसके बाद न्यूयॉर्क, उसके बाद लंदन। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग लिस्ट है। आप सिर्फ किस कंपनी ने लॉन्च किया है उस कंपनी के नाम के साथ ये डेटा याद रखिए, बाकी आप कंफ्यूज मत होइए। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट। काफ़ी रिपोर्ट्स, काफ़ी इंडेक्सेस है आज। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट रिलीज बाय यूएन हैबिटेट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नायरोबी, केन्या में है। और यूएन हैबिटेट का दूसरा नाम भी है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम। तो इसने क्या किया, एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसका नाम है वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट, जो कि सिटीज़ को इंडिकेटेड है, यानी अर्बन एरियाज़ को इंडिकेटेड है, को डायरेक्टेड है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का कहना है कि 2035 तक इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वह 67.5 करोड़ हो जाएगी। 67.5 करोड़ हो जाएगी 2035 तक। इस 2035 तक इतनी पॉपुलेशन के साथ 67.5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बनेगा अर्बन पॉपुलेशन में। इसमें फर्स्ट पर रहेगा चाइना 105 करोड़ पॉपुलेशन के साथ। 2035 तक
चाइना 105 करोड़ पॉपुलेशन के साथ अर्बन पॉपुलेशन में टॉप पर रहेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया रहेगा 67.5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि इंडिया की मोर देन 60% पॉपुलेशन गाँव में निवास करती है। तो याद रखिए, और कुछ खास इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं इसमें। ये द स्टडी ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, अर्बन डेवलपमेंट को स्टडी करना। इसका हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया। अगली न्यूज़ है इंग्लैंड स्कीपर इयोन मॉर्गन। इयन मॉर्गन अनाउंसेज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। इयोन मॉर्गन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, और इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता इंग्लैंड के लिए इन्हीं की कैप्टनशिप में, और रिसेंटली इन्होंने अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का। ये अगर आईपीएल की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स, इसमें ये कैप्टन थे, लीडर थे इस कोलकाता नाइट राइडर्स की, और इस टीम में इन्होंने अभी रिसेंटली जो आईपीएल 2021 हुआ था इसमें रनर अप भी रहे थे, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। चेन्नई सुपर किंग्स जिसकी MS धोनी के द्वारा हेड की जाने वाली टीम है आईपीएल की, और रनर अप कौन रहा था? कोलकाता नाइट राइडर्स। और इसी के कैप्टन कौन थे? इयोन मॉर्गन, और इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इनका जन्म डबलिन में हुआ था, जो कि सिटी कैपिटल है आयरलैंड की। अगली न्यूज है नोवाक जोकोविक बिकम फर्स्ट प्लेयर टू विन 18 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स में इन्होंने 80 मैचेस जीत लिए हैं, और ऐसा करने वाले नोवाक जोकोविक पहले प्लेयर बन गए हैं। मैं फाइनल मैच की बात नहीं कर रहा कि फाइनल में किसने जीता। हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, ये जितने भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी मैचेस होते हैं उन सभी मैचेस को 80 मैचेस जीत चुका है नोवाक जोकोविक। इन 80s में सिर्फ फाइनल इन्होंने जीते हैं 20 फाइनल, यानी हम कह सकते हैं कि 20 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं नोवाक जोकोविक ने। और मैचेस कितने जीते हैं? 80 मैचेस इन्होंने जीते हैं, और ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बन गए नोवाक जोकोविक। और ये कहाँ से आते हैं? सर्बिया से आते हैं। अगली न्यूज है के वेणुगोपाल रीअपॉइंटेड एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगले 3 महीनों के लिए इनका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका था, लेकिन फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने इनको एक्सटेंशन दे दिया है अगले 3 महीने का। और तो याद रखिए के वेणुगोपाल, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल, और इनके फुल फॉर्म बनती के की कोट्टायन कैटानकोट। आप सिंपल याद रखिए के वेणुगोपाल, और इनको 2017 में अपॉइंट किया गया था एज ए 15th AG ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 76 आर्टिकल के तहत इन्हें अपॉइंट किया जाता है। अगली न्यूज़ है द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज एनुअली ऑब्जर्व इन 19th of June। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है वॉर के दौरान है ना, जो अगर सबसे ज़्यादा अगर वायलेंस होता है वो होता है सेक्सुअल वायलेंस, मेनली इन द वुमेन्स में मेनली सेक्सुअल वायलेंस होता है इन द कॉन्फ्लिक्ट। वॉर के टाइम पर किसी भी देश में अगर वॉर होता है तो उस समय, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन हर साल 19th of June को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ये डे मनाता है। और इस साल की थीम है प्रिजर्वेशन एज प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन एज प्रोटेक्शन इसकी थीम है, प्रिवेंशन एज प्रोटेक्शन। और इससे पहली बार 2018 में मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस को। तो याद रखिए पहली बार 2008 में मनाया गया था। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 30th of June। जून महीने के बिल्कुल लास्ट में मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। देखिए एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है क्योंकि रीज़न क्या है? रीज़न है एस्ट्रॉइड से होने वाले हार्मफुल इम्पैक्ट्स। अगर कोई एस्ट्रॉइड आता है तो उसके कितने हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिन हर साल मनाया जाता है। और ये 30th of June चूज़ करने का रीज़न क्या है? 30th of June 1908 इस दिन एक सबसे बड़ा इवेंट हुआ था, एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, और वो इम्पैक्ट हुआ था इन द साइबेरिया टुंगुस्का एक जगह है, टुंगुस्का एक रिवर है। इस रिवर में सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड गिरा था, आज तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड टुंगुस्का रिवर में गिरा था। और इस जो गिरने वाला जो इवेंट था उसको बोला जाता है साइबेरिया टुंगुस्का इवेंट।
टुंग उसका इवेंट। तो याद रखिए 23 जून को, और इसे पहली बार 30 जून 2017 को पहली बार इस दिन को मनाया गया था। 13 जून 2017 को पहली बार इसे मनाया गया था। और इस साल की थीम याद रखिए, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये इस साल की थीम है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 जून। इसे भी लास्ट में मनाया जाता है जून के, और इसका मकसद ये है कि देखिए पार्लियामेंट का होना बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी कंट्री में। और पार्लियामेंट होने की वजह से ही एक कोई जो सरकार है वो मेंटेन रहती है, डिसीजंस बनाए जाते हैं देश के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट का। तो इसी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इसी बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए, पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में ये दिन हर साल मनाया जाता है 30 जून को। और ये मनाया जाता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा, जिसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। और इस साल की थीम याद रखिए पब्लिक एंगेजमेंट, इस साल की थीम है पब्लिक एंगेजमेंट। अगली और लास्ट न्यूज़ है नोटेड राइटर चोवालूर कृष्णमूर्ति इनका रिसेंटली निधन हो गया। और चोवालूर कृष्णमूर्ति ये एक राइटर थे। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा चोवालूर कृष्णमूर्ति क्या थे, तो एक राइटर थे। और इनका जन्म हुआ था 1936 में त्रिशूर में, केरला के त्रिशूर में। तो ये था आज का 22 जुलाई का करंट अफेयर्स। हाउ वॉज इट, कैसा लगा आपको करंट अफेयर्स ये आज का 2 जुलाई का कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस है आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।